नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। और आज का ये वीडियो है डेमो लेक्चर। किसका डेमो लेक्चर? इंग्लिश का डेमो लेक्चर। हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है इंडियन आईक्यू का परसों वेंसडे को। IBPS A4 2022 कंप्लीट नर्चर बैच, जिसमें कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, इंडियन आईक्यू के ई बुक्स, क्लास नोट्स, सब कुछ इसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए ही डेमो लेक्चर यहाँ चैनल पे आपके सामने अपलोड किए जा रहे हैं। और आज का ये डेमो लेक्चर है पैरा जंबल का। पैरा जंबल आपके IBPS A4 प्रीलिम्स में पैरा जंबल के 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। A4 नहीं, टोटल एसओ के जो एग्जाम होते हैं IBPS एसओ के, तो इसके प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन पैरा जंबल के आते हैं। और जिन बच्चों का ये टॉपिक वीक होता है, अक्सर वो 5 के 5 क्वेश्चन गलत ही करके आते हैं। पैरा जंबल एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन इसके गलत ही करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि उनको इसका टेक्निक नहीं पता होता है, कैसे इसको सॉल्व करा जाए जिससे कि हमारा सही होने का, आंसर सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम पैरा जंबल के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से टेक्निक लगाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपका 1 मिनट लूंगा आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि वेंसडे यानी परसों IBPS A4 का कंप्लीट नर्चर बैच इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे आपके सामने लॉन्च किया जाएगा। और इस कोर्स की फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है। लेकिन नए स्टूडेंट अगर 72 आवर्स के अंदर इनरोल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 800 में इसको परचेज कर सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट अगर 72 आवर्स के अंदर इनरोल करते हैं तो इसको वो 700 में परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। दोस्तों, पैरा जंबल का क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। कैसे इसको सॉल्व करा जाए कि हमारा आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए कैसे टेक्निक इसमें लगाई जाती है इस टॉपिक में। दोस्तों, पैरा जंबल को जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चारों ऑप्शंस को बड़े ही ध्यान से देखना होता है। जब तक आप ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे आप सही आंसर का चुनाव नहीं कर पाएंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो ऑप्शन में देखते हैं कि अगर ADCB लिखा हुआ है या BCDA लिखा हुआ है या उनके सामने यहाँ DABC लिखा हुआ है, कुछ भी इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो क्या करेंगे कि ADCB, BCDA, DABC, DACB सारे ही तरीके से अपने इस सेंटेंस को अरेंज करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा तो लग ही जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको समझ में नहीं आता है फिर आप उस क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हो या फिर उसका गलत आंसर लगा देते हो। तो ये सही तरीका नहीं है कि हम चारों ही ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट करते जाएं और फिर पढ़ पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें और फिर जज करें कि सही जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है वो समझिए। जब भी आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए इस तरीके से, आपको क्या करना है कि आइदर आपको लास्ट के चारों ऑप्शंस को देखने हैं, जैसे यहाँ BACB है, या तो इन चारों ऑप्शंस को आप देखिए BACB को, या फिर आप क्या करिए कि फर्स्ट के चारों ऑप्शन को देखिए। या तो आप B को देखिए, A को देखिए, C को देखिए, B को देखिए, या फिर आप शुरू के ABDD को देखिए, जिसको भी सही लगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके वो लास्ट के ऑप्शंस को देखने से ही बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लास्ट में हमारे B है, A है, C है और B है। सबसे ज्यादा हमने देखा कि 2 बार B आ रहा है यहाँ पे, तो पहले हम 2 बार जो B आ रहा है इसको पहले पढ़िए। यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिक फेयर्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अंडरटेकिंग। तो लास्ट में B आने का क्या मतलब है यहाँ पे, या लास्ट में A आने का क्या मतलब? इसका मतलब है कि सेंटेंस इसी सेंटेंस से एंड कर रहा है। ये जो आपका कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, कंप्लीट एक पैराग्राफ बनेगा, वो लास्ट हो रहा है B से, यहाँ बोला जा रहा है A से, यहाँ बोला जा रहा है C से, यहाँ B से। तो आपको चेक करना है कि क्या B से हमारा ये सेंटेंस एंड हो सकता है कि नहीं। तो पहले यहाँ देखिए डोमेस्टिक फेयर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अंडरटेकिंग, इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अंडरटेकिंग व्हाट। अंडरटेकिंग के बाद कुछ तो होना चाहिए ना, कि उनको रोका जाता है करने से, क्या करने से वो हमें नहीं पता चल रहा है। तो अगर हमें नहीं पता चल रहा है इसके बाद, तो ये हमारा कभी भी लास्ट लाइन नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे और इसको काटेंगे। फिर हमारे पास बचा BCDA और DABC। यहाँ पे अब लास्ट में A है, A को देखिए।
कंस्ट्रक्टेड रोल फॉर वुमेन प्लेस देम इन द से कभी कोई सेंटेंस एंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये भी काट दीजिए। बचा क्या हमारे पास सी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए इस चीज को, DABC पढ़िए इसको। इन ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सोसाइटी द कल्चरली कंस्ट्रक्टेड रोल फॉर वुमेन प्लेस देम इन द डोमेस्टिक स्फेयर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम अंडरटेकिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी डेजिग्नेटेड फॉर मेन। बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है कि हमारे जो प्राचीन जो पितृ समाज है उसमें जो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड रोल दिया गया है वुमेन के लिए, वो उन्हें डोमेस्टिक स्फीयर में, उनको घर की चार दीवारी के अंदर ही बांध कर रख देता है और उन्हें रोकता है करने से, क्या करने से, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जो लोगों के, जो मर्दों के लिए बनाए गए हैं वो करने से रोकता है। तो ये हमारा DABC सही सीक्वेंस है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से सॉल्व की जाती है पैराजंबल दोस्तों, समझिए इस चीज को। आगे चलिए, फिर यहां देखिए हमारे पास लास्ट में है DABA। हम देखेंगे कि क्या ए से कोई सेंटेंस एंड हो सकता है कि नहीं। यहां देखिए दो बार हमारे पास ए है, तो पहले ए ही चेक कर लेते हैं। क्लेम्ड दैट एन इंडिपेंडेंस एजेंसी फाउंड दैट, ऐसा बताया गया है कि एक इंडिपेंडेंस एजेंसी को मिला है। क्या मिला है? कभी भी फाउंड दैट के बाद आपका सेंटेंस एंड नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ इसके बाद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको भी काट देंगे और इसको भी काट देंगे। फिर हमारे पास है ADCB, लास्ट में बी है, बी को चेक करिए। द प्राइम मिनिस्टर इन अ रीसेंट टेलीविजन इंटरव्यू मिसलीडिंगली, प्राइम मिनिस्टर ने एक हाल ही में दिए गए टेलीविजन इंटरव्यू में गलती से, इसके बाद कुछ भी नहीं बताया गया है। तो क्या इससे हमारा सेंटेंस एंड हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसको भी काट दीजिए। बचा क्या? BACD, यही हमारा आंसर होगा। एक बार चेक करिए। द प्राइम मिनिस्टर इन अ रीसेंट टेलीविजन इंटरव्यू मिसलीडिंगली claimed that an independent agency found that 70 lakh employees provident fund organization account were opened for person aged 18 to 25 years। बिल्कुल सही सेंटेंस आपका यहाँ पे बन गया। चलिए आगे बढ़िए। आगे हम देखेंगे CDDB, लास्ट में CDDB दो बार D है, तो एक बार D को चेक कर लेते हैं। इंक्रीज सब्सटेंशियली इन ऑर्डर टू कवर द इंक्रीज कॉस्ट टू हॉस्पिटल ड्यू टू गुड्स एंड, इसके बाद कुछ नहीं है, गुड्स एंड के बाद कुछ तो होना चाहिए, इससे हमारा सेंटेंस कभी एंड नहीं हो सकता। इसको हम सबसे पहले काटेंगे। फिर हमारे पास क्या बचा? फिर हमारे पास बचा दो ऑप्शन, DABC और CADB। लास्ट में है C को देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ 2017 द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, इससे एंड हो सकता है। चलिए छोड़ सकते हैं इसको आगे, अभी आगे इसको भी देखते हैं। CADB, सर्विस टैक्स एंड नो एंड टू फाइनेंस बेटर क्वालिटी सर्विस एंड इंप्रूव मेंटेनेंस, इससे भी हो सकता है। तो हम दोनों को अब एक बार सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। DABC और CADB, दो ही ऑप्शन बचे, दोनों को देख लेते हैं। पहले DABC स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज सब्सटेंशियली इन ऑर्डर टू कवर द इंक्रीज कॉस्ट टू हॉस्पिटल ड्यू टू गुड्स एंड, इंक्रीज सब्सटेंशियली से आपका सेंटेंस शुरू ही नहीं हो पा रहा है, और अगर इससे आप आगे बढ़ेंगे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है। इंक्रीज सब्सटेंशियली से हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ये भी हमारा DABC भी हमारा जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो रहा है। हम आगे चलेंगे। CADB, at the end of 2017 the Maharashtra government issued a government resolution that from January 2018 user charges in public hospital for various services will increase substantially in order to cover the increased cost to the hospital due to goods and service tax and to finance better quality service and improve maintenance। 2017 के अंत में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन दिया कि 2018 जनवरी से जो यूजर चार्ज लगता है पब्लिक हॉस्पिटल में अलग अलग सर्विसेज के, उसको बढ़ा दिए जाएंगे। क्यों बढ़ा दिए जाएंगे? टू कवर द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल ड्यू टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो GST हॉस्पिटल को देना पड़ रहा है उसको कवर करने के लिए, ताकि बेटर क्वालिटी सर्विस और मेंटेनेंस दिया जा सके। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस होगा। कौन सा? D नंबर। आगे चलिए, आगे चलिए। वैसे ही हमारे पास ADBABBAD। अब आप कहेंगे कि सर आप सिर्फ लास्ट क्यों देख रहे हैं? एक बार स्टार्टिंग का भी देखिए। तो स्टार्टिंग में देखिए BB ऑप्शन है यहाँ पे, और हम चेक करते हैं कि क्या B से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्टेट यूनिवर्सिटी रिमेन सेंट्रल इन द इंटायर स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आगे चलिए, A से स्टार्ट हो सकता है क्या? ऑफ हायर एजुकेशन बिकॉज इन एडिशन टू लार्ज स्केल, नहीं, यही हमें पता चल रहा है कि इससे पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिकॉज इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो मतलब ही नहीं बन रहा है। ऑफ हायर एजुकेशन बिकॉज इन एडिशन टू लार्ज स्केल, इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा।
डी बी सी ए, डी से देखिए क्या डी से स्टार्ट हो सकता है, एंड कंट्रोल अ लार्ज नेटवर्क ऑफ, एंड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है, तो इसको भी हम काट देंगे, इसको भी हम काट देंगे। बच्चा हमारे पास बी ए सी डी, बी सी डी ए, इन दोनों को चेक करिए। पहले हम बी सी डी ए देख लेते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी रिमेन सेंट्रल इन द इंटायर स्ट्रक्चर, ऑन कैंपस इनरोलमेंट दे ग्रांट एफिलिएशन एंड देयर बाय administer and control a large network of college in their respective jurisdiction of higher education because in addition to large scale। हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, हमें कोई भी मतलब इसका समझ में नहीं आया, तो इसको आप हटाएंगे और आगे बी ए सी डी बचा, इसको पढ़िए। स्टेट यूनिवर्सिटी रिमेन सेंट्रल इन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन because in addition to large scale on campus enrollment they grant affiliation and thereby administer and control a large network of college in their respective jurisdiction। ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि स्टेट यूनिवर्सिटी इंटायर एजुकेशन के स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है हायर एजुकेशन के इस स्ट्रक्चर में, बिकॉज क्योंकि इन एडिशन टू लार्ज स्केल इनरोलमेंट, लार्ज स्केल इनरोलमेंट के अलावा वो एफिलिएशन भी ग्रांट करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं, क्या कंट्रोल करना एक लार्ज नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस को अपने रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन में, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने सिटी के बहुत सारे कॉलेज को वो एफिलिएशन ही देते हैं, एफिलिएशन भी देते हैं ऑन कैंपस इनरोलमेंट कराने के अलावा। तो इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारा बी ए सी डी बिल्कुल सही सीक्वेंस है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि डी डी डी, 3 बार डी है, एक बार डी को चेक कर लेते हैं। लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग पिक और रश टाइम्स, ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस से एंड किया जा सकता है। बी एक है, बी को भी देख लेते हैं। सप्लाई एंड इज अ स्ट्रेटजी ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ, तो एडवांटेज ऑफ व्हाट, हमें इसके आगे कुछ तो होना चाहिए, ऑफ के साथ कभी कोई सेंटेंस एंड ही नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है सी ऑप्शन, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास है ए सी बी डी, ए सी बी डी, इसको एक बार सीक्वेंस में देखिए। सर्ज प्राइसिंग इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी विच इज फॉलोड when the demand for a product exceeds its supply and is a strategy of taking advantage of low price elasticity of demand during peak और rush times। तो ये जब हमने पढ़ा, यहीं से हमें लगने लगा कि ये सही सेंटेंस बन पा रहा है। इसको मीनिंग देखिए इसका। सर्ज प्राइसिंग एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है। सर्ज मतलब क्या होता है, प्राइस का बढ़ना। अचानक से आप देखते होंगे अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पे कभी कभी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं सर्ज प्राइसिंग। सर्ज प्राइसिंग इज एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है विच इज फॉलोड, ये फॉलो तब किया जाता है जब डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एक्सीड, जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है, एक्सीड इट्स सप्लाई मतलब सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है, तब जाके सर्ज प्राइसिंग किया जाता है। और ये एक स्ट्रेटजी ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ, ये एक स्ट्रेटजी है जिससे कि एडवांटेज लिया जाता है, फायदा उठाया जाता है किसका, लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग पिक और रश टाइम। जो पिक और रश टाइम में जो डिमांड पैदा होते हैं उसका एक फायदा उठाने की भी एक स्ट्रेटजी है। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही फॉर्म हो रहा है, एसीबीडी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं। बी, बी 2 बार आ रहा है, एक बार चेक करते हैं कि क्या बी से हमारा सेंटेंस एंड हो सकता है क्या। मे ब्रिंग डिजायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज विद देयर विजन एंड एक्शन, नॉर्मल सेंटेंस है, एंड हो सकता है। फिर हम ए से देख लेते हैं। ऑफ यूनिवर्सिटी बाय पुटिंग डायनेमिक पर्सन इन ए की पोजीशन हु के बाद कुछ नहीं है, ये कभी भी लास्ट सेंटेंस नहीं बन सकता है, इसको काट दीजिए। सी में है टू इंश्योर वाइडर इंक्लूजन इन क्वालिटेटिव मीनिंगफुल हायर एजुकेशन, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि हम इसका फर्स्ट वाला भी चेक करके देख लें, तो फर्स्ट वाला को देखिए यहाँ पे, ए है पहले, ऑफ यूनिवर्सिटी बाय पुटिंग डायनेमिक पर्सन इन की पोजीशन हु, ऑफ यूनिवर्सिटी, तो इससे पहले कुछ होना चाहिए। ऑफ यूनिवर्सिटी से हमारा कोई सेंटेंस एंड स्टार्ट होने के लिए कोई सही मीनिंग नहीं दे पा रहा है, तो ऑफ यूनिवर्सिटी से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा तो सही मीनिंग नहीं देगा, तो यानी ए से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बी भी कट गया, बच गया डी ए सी बी और डी ए बी सी। अब इसको आप अरेंज करके देख लीजिए, डी ए सी बी और डी ए बी सी को अरेंज करके देखिए। सबसे पहले डी ए सी बी को देखते हैं। द स्टेट शुड रिप्लेनिश बोथ रिसोर्स एंड लीडरशिप डेफिसिट, यहाँ तक सही है। Of university by putting dynamic person in key position who to ensure wider inclusion in a qualitatively meaningful higher education may bring desired administrative change with their vision and action।
इतना पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ भी इसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, आगे इसको देखते हैं। DABC, the state should replenish both resource and leadership deficit of university by putting dynamic person in key positions who may bring desired administrative changes with their vision and actions to ensure wider inclusion in qualitatively meaningful higher education। इससे हमारा मीनिंग बन रहा है, क्या मीनिंग बन रहा है, जो राज्य हैं, जो राज्य सरकार है, उनको अपने रिसोर्स और लीडरशिप की जो कमी है यूनिवर्सिटी में, उसको कैसे चेंज करना चाहिए, उस कमी को कैसे भरपाई करना चाहिए, बाय पुटिंग डायनेमिक पर्सन इन की पोजीशन। जो डायनेमिक पर्सन है, जो काम करने वाले लोग हैं अच्छे खासे, उनको की पोजीशन पे डालिए, अच्छे पोजीशंस पे डालिए यूनिवर्सिटी में। हु, जो लोग मे ब्रिंग डिजायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विद देयर विजन एंड एक्शन, जो अपने विजन और एक्शन के द्वारा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ला पाएंगे यूनिवर्सिटी में, टू इंश्योर वाइडर इंक्लूजन इन क्वालिटेटिवली मीनिंगफुल हायर एजुकेशन। एक अच्छा हायर एजुकेशन देने में उनका वो जो रोल है उसको निभा पाएंगे और अपने विजन और एक्शन से ये काम कर पाएंगे। तो ये सेंटेंस हमारा सही बन पा रहा है और 6 का डी जो है हमारा सही सीक्वेंस हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, 7th क्वेश्चन है हमारे पास, और 7th क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, CDAB, लास्ट में हम देख रहे हैं CDBD हमारे पास है। तो 2 बार डी आ रहा है, एक बार पहले हम डी को ही चेक कर लेते हैं। ऑयल, गैस, एनर्जी एंड वाटर एज वेल एज सर्विसेज दैट आर, क्या ये लास्ट सेंटेंस हो सकता है? ये लास्ट सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है। आर से सेंटेंस कैसे एंड हो सकता है? तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बच गया हमारे पास सी और बी। A lot of arbitration today is centered on trade agreement, इससे हो सकता है। नॉर्मल सेंटेंस है। बी में देखिए increasingly essential such as telecommunication, इससे भी हो सकता है। तो हम इन दोनों का खाली सीक्वेंस बना के चेक करेंगे। DABC देखते हैं सबसे पहले, DABC देखते हैं। ऑयल, गैस, एनर्जी एंड वाटर एज वेल एज सर्विसेज दैट आर एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पर्टेनिंग टू क्रूशियल रिसोर्स increasingly essential such as telecommunication, a lot of arbitration today is centered on trade agreement। पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया, इसका मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी मीनिंग नहीं बन पा रहा है, तो हम चलेंगे सीधा सी पे, हम सजाएंगे इसको। सी में हम देखेंगे CADB है, तो पहले देखते हैं। a lot of arbitration today is centered on trade agreements and investment treaties pertaining to crucial resources, oil, gas, energy and water as well as services that are increasingly essential such as telecommunication। बिल्कुल सही सेंटेंस बन गया हमारा। क्या बन गया? ये देखिए, आजकल बहुत ही ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, मध्यस्थता चल रही है, बहुत ही ज्यादा इस पे बातचीत चल रही है। किस चीज पे? ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पे, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट्स पे और इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग पे आजकल बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। किस चीज से रिलेटेड? पर्टेनिंग टू क्रूशियल रिसोर्सेज such as oil, gas, energy and water as well as services that are essential, वैसे सर्विसेज के लिए जो एसेंशियल हैं सच एज टेलीकम्युनिकेशन। तो ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस का सीक्वेंस बन जा रहा है। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, और 8वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पास लास्ट में ऑप्शन है ACAD। ए हमारे पास 2 बार है, इसको देख लीजिए। सेंटर्स डिसीजन टू ब्रिंग बैक द लॉन्ग टर्म, द सेंटर्स डिसीजन टू ब्रिंग बैक द लॉन्ग टर्म, सेंटर का डिसीजन वापस लाने का बहुत समय से चल रही, क्या चल रही ये कुछ पता नहीं, इसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, इससे हमारा सेंटेंस कभी एंड नहीं हो सकता है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। बच गया DBAC और ABDC। इसको हम सजा कर देखेंगे। पहले DBAC देख लेते हैं। द वाइडनिंग फिजिकल डेफिसिट अहेड ऑफ इलेक्शन ईयर, द सेंटर्स डिसीजन टू ब्रिंग बैक द लॉन्ग टर्म, सॉरी DBAC है ना। द वाइडनिंग फिजिकल डेफिसिट अहेड ऑफ इलेक्शन ईयर, कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी विच वाज स्क्रैप्ड, द सेंटर्स डिसीजन टू ब्रिंग बैक द लॉन्ग टर्म इन 2004-5। कुछ मीनिंग इसका नहीं निकल रहा है, तो सीधा सीधा लास्ट ऑप्शन पे देखिए, ABCD को पढ़िए। द सेंटर्स डिसीजन टू ब्रिंग बैक द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी विच वाज स्क्रैप्ड इन 2004-5 सीम्स टू बी अ हैस्टी मूव टू प्लग द वाइडनिंग फिजिकल डेफिसिट अहेड ऑफ इलेक्शन ईयर। इसका मीनिंग आ रहा है, क्या मीनिंग आ रहा है? सेंटर का डिसीजन किस चीज का डिसीजन? टू ब्रिंग बैक, वापस लाने का, क्या? द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटी, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो सेंटर पहले वसूलती थी इक्विटी पे, उसको वापस लाने का सेंटर का डिसीजन, जो कि स्क्रैप्ड, जिसको कि खत्म कर दिया गया था 2004-5 में ही,
ये ऐसा लगता है, सीम्स टू बी हेस्टी मूव टू प्लग, ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी में लिया हुआ डिसीजन है। किस चीज के लिए, किस चीज को मेकअप करने के लिए? द वाइडनिंग फिजिकल डिफिसिट अहेड ऑफ इलेक्शन ईयर, इलेक्शन ईयर आने वाला है और इससे पहले जो सरकार का खजाना खाली हो गया, इस चीज को भरपाई करने के लिए लिया गया ये डिसीजन है। तो ABCD हमारा एक सही सीक्वेंस हो रहा है और मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट में D है, B है और B है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे B है यहाँ पे, तो क्या B से एंड हो सकता है? कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन व्हाट, लोअर देन क्या? देन से हमारा सेंटेंस एंड नहीं हो सकता है, तो B वाला सबसे पहले कट गया। बचा ABCD BCAD, इसको अब सजा कर देख सकते हैं हम। ABCD BCAD, इसको पहले देखिए। एज पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इफ अ कंपनी एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इट नॉर्मली चार्ज ऑन इट्स ओन होम मार्केट, इट इज सेड टू बी डंपिंग द प्रोडक्ट। और इससे ही हमारा मीनिंगफुल सेंटेंस बन जा रहा है ए ऑप्शन से। क्या मतलब इसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है एक प्रोडक्ट को किसी प्राइस पे जो कि लोअर देन, मतलब जो कम है किस प्राइस से, नॉर्मली जो वो चार्ज करती है अपने होम मार्केट में, मतलब अपने देश के मार्केट में, तो इसको कहते हैं डंपिंग द प्रोडक्ट। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देती है कम प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे, तो उसको कहा जाता है डंपिंग द प्रोडक्ट। ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 10वां नंबर है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमारे पास लास्ट में है BCCD। BCCD 10वां क्वेश्चन को मैंने बहुत जानबूझ के रखा है क्योंकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। जब आप B को देखेंगे यहाँ पे, इट्स सक्सेस इन द LED स्पेस इन द कॉमर्शियल सेक्टर, इससे नॉर्मली एंड हो सकता है कोई भी सेंटेंस। C को देखिए यहाँ पे, बाय क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, इससे भी कोई भी सेंटेंस एंड हो सकता है। D को देखिए, सर्विस लिमिटेड EESL इज प्लानिंग टू रेप्लिकेट, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है और लास्ट सेंटेंस यहाँ पे बन सकता है। तो अब हमारे पास अगर ऐसा ही ऑप्शन आ जाए कि हमारे पास अब कोई चारा ही ना चले, तो फिर अब हमें क्या करना है? अब हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम सीधा चलेंगे, देखेंगे फर्स्ट में हम क्या रख सकते हैं। फर्स्ट में हम अपने साथ क्या क्या रख सकते हैं? अब देखिए, ये जो C है यहाँ पे, बाई क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इट्स सक्सेस इन द LED स्पेस इन द कॉमर्शियल सेक्टर। तो इट्स सक्सेस इन द LED स्पेस इन द कॉमर्शियल सेक्टर, ये आपको दिख रहा है कि इससे कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट नहीं हो सकता है, इससे हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। इट्स सक्सेस इन द LED स्पेस इन द कॉमर्शियल सेक्टर, इससे हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो B वाला जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे सबसे पहले नेग्लेक्ट कर दीजिए। इसके बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन बच रहे हैं ADCB, ADBC, CABD, इसको अब आप अरेंज करके देखिए। द गवर्नमेंट थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेप्लिकेट, अभी हम पहला ऑप्शन पढ़ रहे हैं। द गवर्नमेंट थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेप्लिकेट by creating a market for low cost energy efficient motors, its success in the LED space in the commercial sector। अब तक हमें इसका कुछ भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाया, तो इसको भी हटा दीजिए। C ऑप्शन पे चलते हैं। ADBC, द गवर्नमेंट थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेप्लिकेट its success in LED space in the commercial sector by creating a market for low cost energy efficient motor। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो अपने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी से अब प्लान कर रही है रेप्लिकेट करने की, दोबारा से करने की, क्या करने की, क्या रिपीट करने की, अपना वो सक्सेस जो उन्होंने LED स्पेस में लिया था, कॉमर्शियल सेक्टर में जो LED के दुनिया में उनको जो सक्सेस मिला था, उसी को अब सरकार अपने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है बाय क्रिएटिंग अ मार्केट, एक मार्केट क्रिएट करके फॉर लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स। मार्केट क्रिएट करके किसके लिए? लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स के लिए। तो ये हमारा एक परफेक्ट सेंटेंस का सीक्वेंस यहाँ पे बन पा रहा है और ये हमारा ADBC सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से जो पैरा जंबल के क्वेश्चन है, पैरा जंबल के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किए जा सकते हैं
टेक्निक लगा के हमें हर ऑप्शन को नहीं देखना है, क्योंकि जब हमारे पास बड़े-बड़े आंसर बड़े-बड़े सेंटेंस होंगे और आप वैसे अगर सारे ही ऑप्शंस को सजाने की कोशिश करेंगे, अरेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और हो सकता है कि सही आंसर पे आप ना पहुँच पाएँ। तो इसलिए बेटर होता है कि सबसे पहले आप एलिमिनेट करके जितने भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, उसको एलिमिनेट करके हटाइए और जितने ऑप्शन बच गए, उसको अरेंज करके और पैरा जंबल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसी तरीके की बेहतरीन ट्रिक और टेक्निक हम हर टॉपिक में जानेंगे और हमारा हर टॉपिक बहुत ही आसानी से कवर होगा इस बैच में। तो इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में।